चलिए शुरुआत किया जाता है क्लास का। हम लोग लाइव हो गए हैं और आज मैं अकेले ऐसे मंच को संभाल रहा हूँ और आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। जितने भी लर्नर्स हैं, जितने भी लोग हैं, फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। विकास और जो बाकी लोग भी हैं, फटाफट सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और फटाफट ज्वाइन करिए क्योंकि आज हम बॉम्बे की बहुत सारी संस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं। बॉम्बे की उन संस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनका सिर्फ आज तक आपने नाम सुना हुआ है। नाम तो केवल सुना हुआ है, उसके अंदर क्या है ये लोगों को जनरली पता नहीं होता है। जैसे आपने कभी नाम सुना हुआ है ना? जैसे आप इस बौद्धिक डकैती में आज आपने एक संस्था का नाम सुना है, जैसे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर है, उसका नाम है बॉम्बे एसोसिएशन, नाम ज़रूर सुना हुआ है। बॉम्बे एसोसिएशन के अलावा आपने सबने नाम सुना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, सुना है आपने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का नाम? और इसके अलावा आपने नाम सुना है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। ये तीनों का संबंध जो है वो भारत की राजनीति में है। ये तीनों जो हैं बॉम्बे से संबंधित हैं। देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी तो लंदन में है, पर इसका डायरेक्ट संबंध है बॉम्बे से। वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं इस सेशन के अंदर। एक बार जितने भी लोग हैं फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि हम विस्तार से डिटेल से देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या बैकग्राउंड था, कौन लोग थे, क्या-क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी बातें आती हैं। कौन-कौन आगे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। हिरेन है, प्रदीप है, अमरीश है, मुकेश है, निधि है। सारे बच्चे फटाफट सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए क्योंकि फिर आज हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, शानदार सेशन की। सर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस संस्था के ऊपर और आज मैं अकेले ही इस मंच को चलाऊँगा क्योंकि शशांक सर जो हैं वो कंटेंट पे लगातार काम करने में लगे हुए हैं। ठीक है? तो इसीलिए मैं इस सेशन को आज मैं अकेले कंटेंट चला रहा हूँ। तो जितने बच्चे एक बार आए हैं बता दीजिए, है ना? मनीषा कुमारी, गुड इवनिंग भैया, पलक गुड इवनिंग, सब बच्चे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस संस्था के ऊपर, है ना? संस्था के ऊपर की बात करेंगे दोस्तों, जितने भी लोग हैं ध्यान दीजिएगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इस क्वेश्चंस को कर नहीं पाते। सिर्फ बच्चों को इतना पता होता है कि एक संस्था है, इसका नाम है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन बनी कब है? बॉम्बे एसोसिएशन बनी कब है? लोगों को बस इतना ही पता चल जाए उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। 1892 में बॉम्बे एसोसिएशन बना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1852 में, 92 नहीं 52 बोलते हैं, 1852 में, 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन बना। ये बहुत बड़ी बात, लोगों को लगता है कि उनको बहुत बड़ी बात पता चल गई, पर ये असल बात नहीं है। इसके अंदर बहुत कुछ है। ये जो बॉम्बे एसोसिएशन है, इसकी स्थापना करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में, उनकी संस्था के बारे में आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं। अगर हम बॉम्बे एसोसिएशन की बात करेंगे तो जो बॉम्बे एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब होती है? तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो होती है 1852 में होती है, 1852 के अंदर होती है। अब कैसे होती है आइए बात करते हैं, है ना? रेणु, काशवी, अच्छा निधि, विवेक, है ना? चलो भैया गुड इवनिंग भैया। देखो हुआ क्या था कि अगर मैं तुमको बताऊं दोस्तों, तो हुआ ये था कि बंगाल के अंदर जो राजनीतिक संगठन है लगातार बन रहे थे। जैसे कि तुमको याद है लैंड होल्डर सोसाइटी बन गया था, उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी बन गया था। फिर दोनों को मर्जर करके एक नई संस्था बनी थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन गया था। तो बंगाल के अंदर राजनीतिक चेतना तो आ गई थी। वो समझ गए थे कि कैसे हमें सम्मिलित रूप से सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अपनी आवाज को उठानी चाहिए। बट ऐसा कोई संस्थान बॉम्बे के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। तो बॉम्बे वालों को लगता था कि भैया हमें भी अपनी आवाज उठाने के लिए अपना कोई संगठन बना लेना चाहिए और इसी का परिणाम था कि याद रखिएगा 1852 के अंदर। अब यहाँ पे डेट याद रखिएगा 26 अगस्त, 26 अगस्त 1852, 26 अगस्त 1852 प्लीज याद रखिएगा। 26 अगस्त 1852 को, है ना, मुंबई के अंदर इस संस्था की स्थापना होती है, जिस संस्था को हम बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो कभी आपसे पहला सवाल पूछेगा कि बॉम्बे के अंदर जो पहला राजनीतिक संगठन, अगर आपसे पूछेगा कि भारत के अंदर जो पहला राजनीतिक संगठन बना है भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो पहला राजनीतिक संगठन बना है वो है लैंड होल्डर सोसाइटी। नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि जो भारत के अंदर पहला राजनीतिक संगठन बना है वो कौन सा है, वो लैंड होल्डर सोसाइटी है। फिर सवाल बनेगा कि मद्रास के अंदर पहला संगठन कौन सा बना है, तो मद्रास के अंदर जो है वो बना है आपका मद्रास नेटिव
भारत में जो मद्रास के अंदर बना था, मद्रास नेटिव सोसाइटी, जो कि 1852 में वो भी बना था। ठीक बात है, 26 जुलाई को, जो कि कल मैंने पढ़ाया था आपको। उसके बाद में अगला जो संस्था बना है उसका नाम है, बॉम्बे के अंदर जो पहला बना है उसका नाम है बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1852 को हुई थी। ठीक बात है, तो आप जो जितना पढ़ के बैठे उसी को कनेक्ट करते हुए चलिएगा। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर आप देखोगे कि ये जो संस्था बन रही है 1852 के अंदर, इसकी स्थापना करने वाले कौन है? इसकी स्थापना करने वाले जगत नाथ शंकर सेठ हैं। याद रखिएगा, जगत नाथ शंकर सेठ। आपके सामने ये जो फोटो आपके सामने लगी हुई है, यही है वो। इन्हें मुंबई का आर्किटेक्ट भी कहते हैं, है ना, जिन्होंने मुंबई को डिजाइन किया है, ये वही है, जगत नाथ शंकर सेठ है। ये बहुत बड़े व्यापारी है, ये बहुत बड़े व्यापारी है दोस्त। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके इस संगठन को बनाया था। अन्य नाम कौन है? दादाबाई नौरोजी। दादाबाई नौरोजी का नाम आपने कई बार सुना हुआ है कि दादाबाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन के साथ में जुड़े हुए थे। अगर आप चाहें तो इसकी फोटो भी माफ कीजिएगा, इनकी आप फोटो भी देख सकते हो, है ना। ये है दादाबाई नौरोजी जी की फोटो है। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधा नाम आता है दादाबाई नौरोजी का, तो हमें पता नहीं होता है, तो आप फोटो देख के रखेंगे तो एग्जाम के अंदर आपके लिए याद रखना क्या होगा, काफी आसान हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जगत नाथ शंकर सेठ जी हैं, पहला नाम याद रहेगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति, उनका नाम क्या है? उनका नाम एग्जाम के अंदर पता होना चाहिए। पूछेगा कि जगत नाथ शंकर सेठ, ये पूछेगा आपसे। दादाभाई नौरोजी सहयोगी हैं, ना कि संस्थापक हैं। संस्थापक इन्हें ही माना जाता है, इन्हें ही फाउंडर माना जाता है। एक बार फटाफट बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या? इनका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर इसके ऊपर सवाल जरूर बनेगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ शंकर से साथ में कौन है? दादाभाई नौरोजी हैं। इसके अलावा अन्य मेंबर कौन है? अन्य मेंबर है नौरोजी, नौरोजी, है ना। उसके बाद में डॉक्टर भाऊ दाजी लाड, याद रखिएगा। इसके जो पहले अध्यक्ष हैं, इसके याद रखिए, इसके जो पहले अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष का नाम क्या है? सर जमशेद जी। सर जमशेद जी जीजाबाई हैं। उसके बाद में भाऊ दाजी लाड हैं, याद रखिएगा, इसके पहले सचिव हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बॉम्बे एसोसिएशन, आपसे क्या पूछा जाएगा कि बॉम्बे एसोसिएशन का जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो 26 अगस्त 1852 को होती है। ये बॉम्बे के अंदर बनने वाला पहला राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना किसने की है? जगन्नाथ शंकर सेठ ने। अन्य नाम किसका आता है? दादाभाई नौरोजी का नाम याद रख लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। इसके अलावा अध्यक्ष कौन है? सर जमशेद जी हैं। सचिव कौन है? भाऊ साहब हैं, वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अब ये संस्था कर क्या रही है? ये संस्था बनी क्यों है? एक बात ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, आज का जो सेशन है पूरी तरीके से ये मैं चलाऊंगा, क्योंकि आज जो शशांक सर हैं, है ना, जो है वो कंटेंट बनाने में थोड़ा सा बहुत सारा आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि कल क्लासेस ऑफ रहेगी, कल क्लास ऑफ रहेगी, कल और परसों ऑफ रहेगा। हम लोग मंडे को एक नई टाइम पे मिलेंगे, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। ध्यान रखिएगा, ये संस्था बनी क्यों है? ये संस्था जो है ब्रिटिश सरकार से कुछ अपनी बातें मनवाना चाहती है। कैसे मनवाना चाहती है? सरकार के सामने कुछ अपनी पिटीशन डालेगी। पिटीशन का मतलब होता है अपनी याचिकाएं डालेंगी। याचिका का मतलब होता है सरकार के सामने अपनी बातें रखेंगी, सरकार के सामने अपनी बातें रखेंगी, पिटीशंस डालेंगी, विज्ञापन डालेंगी। और क्या कहना चाहती हैं? तो ये संस्था सरकार से ये कहना चाहती है कि सर जी, आप जो इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर टैक्स लगा के बैठे हो, वो टैक्स को क्या करिए? टैक्स को कम करिए, टैक्स को कम करिए। दूसरी बात ये है कि भारतीयों को प्रशासन के अंदर लेकर आइए। यही बात तो लैंड होल्डर सोसाइटी ने, यही बात ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, उन तमाम संगठनों ने एक ही बात बोली कि टैक्सेस को कम करिए, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो, टैक्सेस से सभी लोग परेशान थे। टैक्सेस कम करिए। इंडियंस को इंडियंस को इंडियंस को हायर एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन में भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है लोअर एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है हायर एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियंस कहाँ पे थे? इंडियंस जो है अभी तक लोअर एडमिनिस्ट्रेशन थे, पर ये लोग क्या कह रहे हैं कि भारतीयों को कहाँ लेकर आइए? भारतीयों को हायर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अधिकारी पद पर लेकर आइए, क्योंकि जब तक अधिकारी पद पे नहीं जाएंगे तब तक कोई भी बड़ा बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये संस्था
पेटिशन डाल डाल के लोगों को सरकार को समझा रही थी कि टैक्सेस कम कीजिए, भारतीयों को जो है बड़े बड़े पदों पे लेकर आइए, है ना। दूसरी बात ये है कि ये वही समय है जब भारत में 1853 का चार्टर एक्ट आने वाला है। कल बताया था ना आपको मैंने कि 1851 में जो 1851 में जो बंगाल बंगाल जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था 1851 में जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था, वो इसलिए भी बना था क्योंकि समझ में आ गया था कि 1853 का चार्टर एक्ट आने वाला है, उसके सामने अपनी बात को ठीक से हमें रखना होगा। और यही वो कारण था कि इन्होंने 1853 का जो चार्टर एक्ट आने वाला था उसके सामने बात भी रखी कि विधान परिषद में भारतीयों को शामिल कीजिए। मतलब सिंपल सी बात है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं उसमें हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये सब मुद्दे उठाए हैं, है ना। उच्च पदों के ऊपर जो है ना, हायर पोस्ट जितने भी हैं, हायर पोस्ट पे इंडियंस होने चाहिए। तो जो बात मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई है और क्लासेस के अंदर बताई है, वही बात ये भी कह रहे हैं कि आप पहली बात तो टैक्सेस को कम करिए। दूसरी बात ये है कि इंडियंस को जो कि लोअर पोस्ट पे हैं, अब इनको हायर पोस्ट पे लेके जाइए और जब भी कोई फैसला लीजिए, हमसे पूछ कर लीजिए, हमारे सहयोग से लीजिए। इसीलिए लेजिस्लेटिव में भी हमारे इंडियंस होने चाहिए। ये सारी बातें जो हैं, ये संस्था लगातार अपनी बातें रख रही थी। पर इस संस्था की एक बहुत बड़ी कमी भी थी। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस संस्था की बहुत बड़ी कमी भी थी। क्या कमी थी? इस संस्था की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बड़े-बड़े ज़मींदार हैं। बड़े-बड़े ज़मींदार हैं, बड़े-बड़े व्यापारी हैं और बड़े-बड़े ज़मींदार हैं, बड़े-बड़े व्यापारी हैं, तो ये सरकार से सीधा भिड़ना नहीं चाहते हैं, सरकार से सीधा मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर हम सरकार से भिड़ जाएँगे, इनको पता है कि अगर हम सरकार से सीधा भिड़ जाएँगे तो हमारी ज़मींदारी को भी क्या होगा? नुकसान होगा। हमारा जो व्यापार है वो चौपट कर दिया जाएगा। तो ये सरकार से उतना भिड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए तीखी तरीके से सरकार से बातचीत नहीं करते थे। दूसरा क्या हो रहा था कि जो उसके अंदर नए लोग थे, दादा भाई नौरोजी, ये नए तरीके से अपनी बात रख रहे थे और जो पुराने लोग थे, रूढ़िवादी थे, वो इन बातों को पसंद नहीं कर रहे थे और इसीलिए ये संस्थान वैसा प्रोग्रेस नहीं कर पाई जैसा करना चाहिए। इसीलिए बॉम्बे एसोसिएशन बन तो गई थी, पर बॉम्बे एसोसिएशन वो परिवर्तन नहीं ला पाई जो परिवर्तन लाना चाहिए था। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर आपसे मैं बेसिक लेवल पे पूछूँ कि बॉम्बे एसोसिएशन, है ना, बॉम्बे एसोसिएशन बनी कब है? साल कब पूछूँ तो बता लोगे? बॉम्बे एसोसिएशन बताओ मुझे कि बॉम्बे एसोसिएशन कब बनी है? साल पूछेगा तो बता लोगे आप लोग? मॉडरेटिज़्म मतलब बॉम्बे एसोसिएशन कब बनी है? साल पूछेगा बता लोगे? इसके फाउंडर कौन हैं? संस्थापक कौन हैं? ये बता लोगे? अगर पूछेगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर पहला इंस्टीट्यूशन कौन-सा बना? यही वाला बना है। फिर पूछेगा कि फिर पूछेगा कि फिर पूछेगा कि इसकी स्थापना करने वाले कौन हैं? अन्य मेंबर्स कौन हैं? ये बता लोगे। इनकी डिमांड्स क्या हैं? ये बता लोगे। फिर इनका पतन क्यों हुआ? ये बता लोगे, क्योंकि ये सरकार से ज़्यादा भिड़ना के चाहते नहीं थे। और तीसरी बात ये है कि ये जो संस्था है, ये संस्था बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसलिए नहीं ला पाई क्योंकि ये जो बॉम्बे एसोसिएशन है ना, ये केवल मुंबई शहर तक ही सीमित था। याद रखिएगा कि ये जो संस्था है, इस संस्था की जो पकड़ है केवल बॉम्बे शहर तक ही था, केवल बॉम्बे शहर तक। और क्योंकि इस संस्था की पकड़ केवल बॉम्बे शहर तक था, इसीलिए संस्था जो परिवर्तन लाना चाहिए, वो परिवर्तन बिल्कुल भी ला नहीं पा रही थी। क्योंकि जब तक आप गाँव तक नहीं जाओगे जब तक आप गाँव तक नहीं जाओगे, विलेज तक नहीं जाओगे, रूट लेवल पे नहीं जाओगे, लोगों से जुड़ोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तब तक कोई संस्था बड़ी नहीं हो सकती है। इसीलिए जो बॉम्बे एसोसिएशन है, वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रही थी। दूसरा, दादा भाई नौरोजी को ये भी लगने लगा था कि केवल बॉम्बे एसोसिएशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि बॉम्बे एसोसिएशन वाले बॉम्बे में रह रहे थे और बॉम्बे में रहकर वो सरकार से अपनी बातें मनवा रहे थे और सरकार रहती कहाँ है? ब्रिटिश सरकार रहती कहाँ है? ब्रिटिश सरकार रहती है लंदन में। जब तक अपनी बात को हम लंदन में नहीं रखेंगे, जब तक हम अपनी बात को लंदन में ब्रिटिश संसद के सामने नहीं रखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने नहीं रखेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि आप बॉम्बे के अंदर कितना भी काम कर लो,
बॉम्बे में कितनी भी आवाज़ उठा लो, कितना भी गला फाड़ लो, जब तक ब्रिटिश संसद तक अपनी बातें नहीं पहुँचाओगे, तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे कि आपको याद होगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी को भी समझ में आ गया था कि केवल लैंड होल्डर सोसाइटी को भी समझ में आ गया था कि केवल बंगाल में रहकर अपनी बात रखेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए लैंड होल्डर सोसाइटी के मेंबर्स ने एक संस्था को बनने में काफ़ी मदद की थी और वो संस्था लंदन में बनी थी। क्या उस संस्था का नाम बता सकते हो कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी के लोगों ने लंदन में अगले साल उस संस्था को बनने में मदद की थी? उस संस्था का नाम मुझे कमेंट करके बताइए, उस संस्था का नाम क्या है? आराम से बताइएगा उस संस्था का नाम क्या है कि जो 1839 में लंदन में बनी थी, जिसको बनने में लैंड होल्डर सोसाइटी के लोगों ने खूब मदद की थी, जिसने लैंड होल्डर सोसाइटी के मुद्दों को इंग्लैंड के संसद के सामने रखा था। आराम से बताइए भाई। जितने भी लोग हैं कम से कम सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि ऑडियंस बहुत कम है भाई। ये क्या है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यस, प्रतीक बहुत सही बात कह रहे हो, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बात समझ में आया कि नहीं आया? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है। बिल्कुल विकास, एक्सीलेंट। कि उन्होंने भी क्या किया था, लैंड होल्डर सोसाइटी ने भी यही काम किया था। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बनने में मदद की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की को बनने में काफ़ी मदद की थी, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था कि जब तक हमारी आवाज़ लंदन में नहीं पहुँचेगी, हमारी आवाज़ लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद के सामने नहीं पहुँचेगी, तब तक कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। एक्सीलेंट, है ना? प्रतीक है, विकास है, रिधि है, पलक है, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नहीं, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, है ना पलक? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बोलो मेरे साथ, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी वो। वैसे ही बॉम्बे एसोसिएशन वालों को भी समझ में आ गया। बॉम्बे एसोसिएशन वालों को ये समझ में आया कि गला फाड़ते रहेंगे ना बॉम्बे के अंदर, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। जब तक हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने लंदन के अंदर बात नहीं रखेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और इसीलिए इस संस्था के एक सदस्य, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लंदन जाते हैं और लंदन जाने के बाद में 1866 1866 में 1866 के अंदर एक नई संस्था का निर्माण करते हैं। इस संस्था का नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। संस्था का नाम याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कभी पूछेगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि बॉम्बे एसोसिएशन को समझ में आ गया था कि बॉम्बे में रहकर कितना भी गला फाड़ लेंगे, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। अगर हम ब्रिटेन में जाके, लंदन में जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने अपनी बातें रखेंगे, इंग्लैंड के लोगों के सामने अपनी बातें रखेंगे, तो वो ज़रूर हमारी बातों को सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। और इसी का परिणाम था कि दादा भाई नौरोजी, जो कि बॉम्बे एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, वो लंदन जाते हैं और लंदन जाने के बाद में 1866 में एक संस्था का निर्माण करते हैं। उस संस्था का नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम कहाँ से आया? देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो जो यूरोप है ना? जो यूरोप है, यूरोप के ईस्ट में यूरोप के ईस्ट में इंडिया पड़ता है। इसीलिए वो क्या कहते थे? ईस्ट इंडिया। क्या कहते थे? ईस्ट इंडिया। जैसे नाम है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इसीलिए वो भारत है ना, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कहते थे। समझ में आ गया? तो भारत के मुद्दों को उठाने के लिए, इसीलिए क्या कहते थे? भारत के मुद्दों को उठाने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बन चुकी थी और इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश संसद और वहाँ की जनता के सामने भारत की समस्याओं को भरपूर तरीके से रखा और ये बॉम्बे से कनेक्ट भी रहे, ये बॉम्बे से अच्छे से कनेक्ट भी रहे। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक ब्रांच, उन्होंने क्या किया था कि बॉम्बे के साथ में कनेक्शन रहे, क्योंकि रहने वाले कहाँ के थे? ये बॉम्बे के रहने वाले थे। तो इसकी एक ब्रांच जो है वो 1869 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक ब्रांच 1869 में बॉम्बे के अंदर खोली गई। क्यों खोली गई? ताकि कनेक्शन बना रहे। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही थी, बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये संस्था जो है, जिसका नाम है सर,
ये एसी खुलवा दीजिए। बात समझ में आ रहा है? दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि संस्था के साथ की जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, और लंदन में है और बॉम्बे में रह के काम करना बड़ा कनेक्टिविटी वाला मामला है नहीं। और इसी का परिणाम था कि ये संस्थान भले ही इंग्लैंड के अंदर रहकर भारत की समस्याओं को उठा रही थी, लेकिन वैसा परिवर्तन नहीं ला पा रही थी जैसा परिवर्तन लाना चाहिए। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो बॉम्बे एसोसिएशन है वो बड़ा परिवर्तन ला नहीं पाई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका बेस क्या है? लंदन। और इसीलिए वो बड़े परिवर्तन चाह के भी नहीं ला पा रहे थे। तो अब ऐसे में कहीं न कहीं बॉम्बे के अंदर कोई बड़ी संस्थान नज़र ही नहीं आ रही है। और इन्हीं परिस्थितियों के अंदर कुछ और भी संस्थाएँ बनेंगी। पर उन संस्थाओं को करने से पहले मुझे क्वेश्चन बताइए जितना आपने पढ़ा हुआ है। एक क्वेश्चन बताइएगा एक क्वेश्चन बताइएगा, अभी जो मैंने पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि बॉम्बे एसोसिएशन के संदर्भ में क्वेश्चन देखिएगा कि इसकी स्थापना 1852 में जगन्नाथ शंकर सेठ, दादाभाई नौरोजी, उसके बाद डॉक्टर भाऊ दाजी लाड द्वारा की गई थी। 1853 के चार्टर एक्ट के समय संस्था ने ब्रिटिश संसद को याचिका भेजकर विधान परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधि की मांग की थी। ये मुख्य रूप से कृषक और मजदूरों का प्रतिनिधि करने वाला क्रांतिकारी संगठन है। आपको क्या स्टेटमेंट सही लगता है? केवल 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-3 सही है, 1-2-3 सही है? आराम से बताइएगा। क्या लग रहा है? With reference to the Bombay Association, consider the following statement. It was found in 1852 by Jagat Shankar Seth, Dada Banerjee and Dr. Bhau Daji Lad. During the Charter Act of 1853, it submitted a petition to the British Parliament demanding Indian representation in the Legislative Council. It was a revolutionary organization primarily representing peasants and workers. आपको क्या लग रहा है क्या सही जवाब होगा? हिरेन जवाब दे रहे हैं ए वाला होगा। प्रतीक मिश्रा ए कह रहे हैं। शिवम राजपूत भी ए के साथ गए हैं। विकास भी ए के साथ हैं। प्रदीप भी ए के साथ हैं। फटाफट बाकी लोग भी जवाब दीजिएगा, इसका क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि अच्छे से पढ़ोगे तभी जवाब दे पाओगे दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। निधि भी ए के साथ है। ए का मतलब है कि आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है कि बॉम्बे एसोसिएशन कब बनी है? 26 अगस्त 1852 को बनी है। इसने चार्टर एक्ट के अंदर, जब चार्टर एक्ट बनने वाला था, इन्होंने कहा था कि इंडियंस को लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर क्या करिए? शामिल करिए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मुख्य रूप से कृषकों और मजदूरों का प्रतिनिधि करने वाला संगठन, ये गलत है। ये इसके अंदर कॉमन मैन के लिए कोई जगह नहीं है। ये वो संस्था है जिसके अंदर कॉमन मैन के लिए कोई भी जगह नहीं है। ध्यान रखिएगा, कॉमन मैन के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ये सब बड़े-बड़े जमींदार और व्यापारियों की संस्था थी। समझ में आ रहा है? यस, ये बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उनकी संस्था थी। हाँ, नीलम है, पलक है ना? व्हाट यू हैव डन प्रशांत? मतलब मैं समझा नहीं, बात समझ में आया कि नहीं आया? एक अगला संस्था के बारे में देखिएगा। अगला संस्था है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संबंध में आपको क्वेश्चन को देखना है कि इसकी स्थापना 1866 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय मामले से अवगत कराना और भारत के पक्ष में जनमत तैयार करना था। इसकी स्थापना केवल लंदन तक सीमित थी और भारत में से कोई भी शाखा नहीं खोली गई थी। इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। आपको क्या लगता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? आराम से बताइएगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है? बाबू ये सब बहुत सब टफ क्वेश्चंस हैं। समझ में आ रहा है? अच्छे से क्लियर होगा ना तभी क्वेश्चंस होंगे, नहीं क्लियर होगा तो फिर लगता है कि ना बात बनने वाली नहीं है। ठीक है? प्रतीक बी जवाब होगा। हिरेन बी है। उसके बाद में शिवम बी के साथ हैं। प्रदीप कुमार बी है। पलक भी बी के साथ है। शिवम बी हो गए, है ना? और कौन बच्चे जवाब दीजिए फटाफट। क्या आपको लग रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है? ध्यान रखिएगा, इसका स्टेटमेंट विकास क्या रखूं? बी वाला रखूंगा, क्योंकि ये तो तुमको पता है दोस्तों कि इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। बट 66 में इसकी स्थापना हुई, बट स्थापना करने वाले फिरोज शाह मेहता नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक, इसकी स्थापना
केवल लंदन तक सीमित थी? नहीं, लंदन के साथ-साथ 1869 में इसकी एक शाखा कहाँ खोली गई थी? बॉम्बे के अंदर खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? बॉम्बे में खोली गई थी। उसके बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया। बकवास बात है। कोई भी भारतीय संस्थान, रिमेंबर, कोई भी भारतीय संगठन, कोई भी इंडिया का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस घटिया कानून जो कि 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के ज़माने में, जिसने भारतीय पत्रिकाओं के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। ऐसे प्रतिबंधकारी कानून का भारतीय कैसे समर्थन कर सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार कह रही है कि इस कानून के अंदर कि कोई भी पत्रिका छपेगी, पहले ब्रिटिश सरकार से पूछेगी, अनुमति लेगी, अनुमति लेने के बाद अगर ब्रिटिश सरकार अनुमति देगी तो छपने देंगे और अनुमति नहीं देगी तो छपने नहीं देंगे। इसका भारत में भरपूर विरोध होगा और विरोध करने वाले बहुत सारे संस्थान थे जैसे कि इंडियन एसोसिएशन है ना? वो तमाम संगठन है। इसका मतलब विरोध होगा और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इसने क्या किया था, ब्रिटिश जनता और संसद को अवगत करवाया था भारत के मुद्दों के साथ में। ठीक है, प्रशांत तुम शायद गूगल ट्रांसलेट तुम्हारा हो रहा है बार-बार, तो गूगल ट्रांसलेट की वजह से तुम क्या कहना चाहते हो दोस्त, वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है ना, आप हिस्टोपीडिया आप हिस्टोपीडिया पे जाइएगा, है ना? हिस्टोपीडिया पे जाइएगा तो हिस्टोपीडिया हमारा जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जो यूट्यूब वाला जो विंग बना है ना, उसमें जाइएगा, उसके अंदर आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है। वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक बात है, आगे चलते हैं। एक बात और देखिएगा, एक और बात देखिएगा कि क्वेश्चन में अभी आपको अच्छा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऊपर क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको मैं बाद में करवाता हूँ। अच्छा चलो इसको क्वेश्चन में को बाद में करवाता हूँ, इसको क्वेश्चन को मैं बाद में करवाता हूँ, पहले मैं ये समझाता हूँ आपको, ये समझाता हूँ। तो आपको ये बात समझ में आ गई है दोस्तों, क्या-क्या समझ में आ गया है? आपको ये मोटे-मोटे तौर पे समझ में आ गया है कि 1852 के अंदर बॉम्बे एसोसिएशन बन चुका है, सही कह रहा हूँ? कि 1852 के अंदर हाँ, यस्टरडे पीडीएफ हैज़ नॉट बीन अपलोडेड। हाँ, पलक कल वाली नहीं हो पाई बिटिया, कल वाली थोड़ा कि हेक्टिक शेड्यूल रहता है हम लोग के पास में, तो कल वाला और आज वाला अभी आधे घंटे के बाद मैं दोनों अपलोड कर दूँगा डेट वाइज़, ठीक बात है बेटा? दूसरी बात ये है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर बनने वाला जो पहला राजनीतिक संगठन है, पहला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो कौन-सा है? बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहा है, पर ये सरकार के सामने उतनी अच्छी तरीके से बातें नहीं रख पा रहा था क्योंकि बॉम्बे के अंदर सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं होती थी। ऐसे में इनको लगा कि इनकी एक जो लोग हैं, इनके जो लोग हैं ना, है ना? इनके जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं लंदन जब तक नहीं जाएँगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बॉम्बे एसोसिएशन के एक मेंबर दादाभाई नौरोजी इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पे लंदन के अंदर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को बनाते हैं। पर समस्या क्या इन दोनों के साथ में कि जो बॉम्बे एसोसिएशन है काम तो अच्छा कर रही थी, पर वो ज़मींदारों की संस्थान थी, बड़े-बड़े व्यापारियों की संस्थान थी, कोई बड़ा बदलाव वो ज़मीन पे ला नहीं पाए क्योंकि वो बॉम्बे तक सीमित रह गए थे। और जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, वो लंदन तक सीमित रह गई थी, मतलब था तो उसकी एक शाखा बॉम्बे के अंदर, पर आपका जो बेस है, आपका जो हेडक्वार्टर, आपके काम करने का जो तरीका है, वो बॉम्बे है। और क्योंकि ये बॉम्बे है और माफ़ कीजिएगा लंदन है, तो ऐसे में कनेक्ट नहीं हो पा रही थी जनता, कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। इसीलिए बॉम्बे के अंदर कहीं न कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। मतलब कोई बड़ा राजनीतिक संगठन था ही नहीं जो बॉम्बे के लोगों की या जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात है, उनकी समस्या को उठाने वाला कोई संस्थान था ही नहीं क्योंकि बॉम्बे एसोसिएशन निष्क्रिय हो चुकी है और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक शाखा है, पर उसका हेडक्वार्टर चूँकि लंदन में है, तो वहाँ पे उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई और था नहीं। अब इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में एक वाहियात आदमी आया। इस वाहियात आदमी का नाम है लॉर्ड लिटन। क्या नाम है? लॉर्ड लिटन। है, याद है? लॉर्ड लिटन जो कि 1876 में आया था और 1880 में वापस गया था। इसकी फ़ोटो भी मैंने पिछले वाले क्लास में दिखाई है, लॉर्ड लिटन की फ़ोटो। अब लॉर्ड लिटन की बात करोगे तो लॉर्ड लिटन जो है वो तमाम तरह के दमनकारी कानून ला रहा था, है ना? जैसे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था। कब लाया था? 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया है। आर्म्स एक्ट कब आया? 1878 में आर्म्स एक्ट आया है ना? तो तमाम तरीके से हमारा गला घोटने की कोशिश कर रहा था कि पत्रिकाओं पे प्रतिबंध लगा रहा था कि कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश होगा तो सरकार से पूछेगा। बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहा था। इसके साथ-साथ 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद, है ना? हमारे लोगों को जज बनने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सब मुद्दे हम लोग ने डिस्कस किए हैं।
जज बनने से रोकने का मतलब ही जज तो बन ही रहे थे, पर मुकदमे की सुनवाई वाला इश्यूज था, जिसको हमने पिछले वीडियो के अंदर काफी डिस्कस किया था। तो जो ब्रिटिश सरकार है उसने लिटन के जमाने में इन तमाम एक्ट के माध्यम से गला दबाने की कोशिश की, भारतीयों का शोषण करने की कोशिश की। और जब भारत में रिपन था, RIPON रिपन था, वाइसरॉय था, तो उसके जमाने में हमारे साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया। अब बॉम्बे के लोगों को समझ में आ गया कि वक्त आ चुका है कि हमें अपनी संस्थान बनानी होगी, ऐसी संस्थान जो लोगों के मुद्दे को उठाए। और इसी का परिणाम था कि एक नई संस्था बनने जा रही है। उस नई संस्था का नाम क्या है? उस नई संस्था का नाम है उसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। यस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फाइनली बॉम्बे के अंदर बन चुकी थी। क्या कह रहे हो भैया निधि? वेयर डू यू अपलोड इट सर? बेटा आप इस एप्लीकेशन को देखो, हिस्टोपीडिया पे जाइएगा तो हिस्टोपीडिया को जैसे डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद वहां पे कई सारे बॉक्सेस बने होते हैं। यूपीएससी है, नेट JRF है, TGT PGT है ना, बना होता है। उसी के नीचे जाइएगा तो नोट्स वगैरह के नीचे जाइएगा तो यूट्यूब का एक सेक्शन बना होता है। तो यूट्यूब वाले को क्लिक कीजिएगा और यूट्यूब वाले को क्लिक करके वहां पे जहां पे लिखा होगा ना, कुछ लिखा रहता है, उसके जस्ट बगल में नोट्स का सेक्शन होता है, अंदर बटन दबाइएगा तो आपको नोट्स के अंदर डे बाय डे, है ना, मतलब 17 का, 18 का, 19 का, 20 का अपलोड नहीं हो पाया तो आज मैं 20 का और 21 का भी पूरा क्लास में अपलोड, मैं ये पूरी PDF वहां पे अपलोड कर देता हूं। और आपको PDF पढ़नी चाहिए, बात समझ में आ रहा है? आपको पूरी PDF पढ़नी चाहिए। तो ऐसे में क्या हो गया था कि समझ में आ गया था कि हमें कहीं ना कहीं संस्था को बनाना चाहिए। इसीलिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी वालों ने अपना एसोसिएशन बनाया, जिसको हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कहते हैं। याद रखिए कैसे, क्या कहते हैं? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कहते हैं, जिसकी स्थापना जनवरी 1885 को हुई थी। आंख खोल कर पढ़िएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला है? आंख को खोल कर पढ़िएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आंख खोल के इसलिए मैं बोलने को बोल रहा हूं क्योंकि 1885 में कांग्रेस भी बन रही है। हाँ सर, बन रही है। और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बन रहा है। हाँ सर, बन रहा है। पर दोनों के महीने में अंतर है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बन रही है वो जनवरी 1885 में बन रही है। हाँ सर। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन रही है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दिसंबर 1885 के अंदर बन रही है। साल सेम है पर महीना अलग है। इसीलिए जब क्वेश्चन आते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए, क्रम सेट कीजिए, तो क्रम सेट करने में आपके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि हम पढ़े तो होते हैं कि 1885 में कांग्रेस बनी, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना, बट हमें ये नहीं पता होता है क्यों बना, कब बना, किस महीने बना। तो हमारे प्रश्न क्या हो जाते हैं दोस्तों? गलत हो जाते हैं। और जनवरी 1885 में जब ये संस्था बनती है, जिसको हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कहते हैं, इसको बनाने में बॉम्बे के तीन महान लोगों का योगदान है, जिसे हम बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। तो ये बॉम्बे त्रिमूर्ति में कौन कौन आते हैं? बड़े बड़े शिक्षित वर्ग के लोग आते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं आपके ये इंसान, इनका नाम है फिरोज शाह मेहता जी। आपने आज तक फिरोज शाह मेहता जी का नाम सिर्फ सुना है, पर आज आप फिरोज शाह मेहता जी को आप तस्वीर देख लीजिए। पहले हैं फिरोज शाह मेहता जी, है ना, तो पहले कौन है? फिरोज शाह मेहता जी। दूसरे कौन है? केटी तलंग। याद रखिए कौन है? केटी तलंग। केटी तलंग का अगर आप फोटो देखना चाहोगे तो ये है केटी तलंग। पूरा नाम कभी पूछ लेगा ना केटी तलंग का, कि केटी तलंग का पूरा नाम है काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग नाम है। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि हम याद रखते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करने वाले फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। बट केटी तलंग की जगह जिस दिन उसने काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग लिख दिया, खोजते रह जाओगे काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग हमने पढ़ा ही नहीं था। और तुमने ध्यान से पढ़ा है, क्योंकि काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग कोई और नहीं बल्कि केटी तलंग हैं, जिनकी फोटो आप देख लीजिए। यही है वो काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग जी हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना में योगदान दिया था। और अंतिम आदमी कौन है? वो है अपने बीटी मतलब बदरुद्दीन तैयब जी। ये हैं हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। यही है वो बॉम्बे की त्रिमूर्ति, जिसमें फिरोज शाह मेहता जी आते हैं, काशीनाथ त्र्यंबक तिलंग आते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी आते हैं। इन तीनों ने इस संस्था को मिलकर बनाया था। अब समझ में आया कि नहीं आया? और फिर इसी संस्थाओं ने डिस्कस किया और उन्हें आवश्यकता हुई कि भाई केवल हम बॉम्बे में रहकर, बंगाल में रहकर, मद्रास में रहकर कोई बड़ा परिवर्तन ला ही नहीं पाएंगे।
और परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया, सबने मिलकर, क्योंकि तुमको पता है ना दोस्त, यही फिरोज शाह मेहता, यही केटी तलंग, यही बदरुद्दीन तैयब जी, यही दादाभाई नौरोजी, यही फिरोज शाह मेहता, तमाम ही लोग जो हैं आगे जाके कांग्रेस के संस्थापक सदस्य बने। समझ में आ रहा है? इन्हीं लोगों ने मिलकर आगे जाकर दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। समझ में आ रहा है? और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर आगे जाके देश के राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बनी। तो आप कम से कम ये समझ पाए कि अगर हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर 3 संस्थाएं हमने देखी। एक हमने देखा बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा हमने देखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। वैसे बना तो ये लंदन में है, बट इसकी एक ब्रांच हमारे यहाँ भी है। इसकी एक ब्रांच जो है वो हमारे यहाँ कब खुली है, 1869 में बनी है। पर ये दोनों संस्थाएं उतने अच्छे से काम नहीं कर पाई, क्योंकि ये लोग ज्यादातर जमींदारों का मुद्दा उठाए, बड़े बड़े लोगों का मुद्दा उठाए, और ये संस्था लंदन बेस होने की वजह से वो परिवर्तन नहीं ला पाई। परिणाम स्वरूप आगे जाकर जनवरी 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनती है। इसका मतलब, इसका क्रम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यही संस्था ने आगे जाकर पता नहीं स्टक कैसे हो गया, यही संस्था ने आगे जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी है। अब इसी पर एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो घटनाएं घटी हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, दूसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन, तीसरा है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। ठीक है, 3-1-2-4, 1-3-2-4, 2-3-2-1-4, 2-3-1-4। Establishment of the East India Association, Bombay branch. Formation of Bombay Presidency Association. Establishment of the Bombay Association. First session of the INC, Indian National Congress. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रतीक कह रहे हो एक होगा, मुकेश कह रहे हो एक होगा, ए वाला जवाब दे रहे हो। अच्छा, प्रतीक कह रहे हो ए वाला होगा, मुकेश कह रहे हो ए वाला होगा, पलक ए कह रहे हो, विकास ए कह रहे हो, शिवम राजपूत ए कह रहे हो, विवेक यादव ए कह रहे हो। फटाफट बाकी लोग भी जवाब दीजिएगा। आपके हिसाब से क्या सही होने वाला है? 3-1-2-4। सनिधि तुम ए कह रही हो। अच्छा, बाकी लोग भी जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का, क्योंकि ठीक से पढ़ोगे तो फटाफट क्वेश्चन करते चले जाओगे। चाहे वो नेट का पेपर दो, चाहे टीजीटी का पेपर दो, यूपीएससी का पेपर दो, स्टेट पीएससी का पेपर दो, हिस्ट्री धमाकेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। नीलम ठीक है, सबने बच्चों ने जवाब दिया, बाकी लोग भी जवाब दो यार। आशुतोष ठीक है, आशुतोष का जवाब, ये सब ने जवाब दिया, बिल्कुल सही बात है। इसका जवाब क्या होगा? ए वाला होगा, क्योंकि अब तो सबको क्लियर हो गया है। अगर आप बात करोगे बॉम्बे एसोसिएशन का, तो बॉम्बे एसोसिएशन कब बना है? तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 को बना है, डन है। उसके बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना, तो वो बना है 1866 में, बट इसकी बॉम्बे के अंदर ब्रांच कब खोली गई है? इसकी बॉम्बे के अंदर ब्रांच खोली गई 1869 के अंदर खोली गई है। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बना है? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है वो जनवरी 1885 के अंदर बना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन वो कब हुआ है? ये हुआ है दिसंबर 1885 को। इस तरीके से जो टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, उस टिपिकल क्वेश्चंस को आप बहुत इजी वे में आराम से कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? एक्सीलेंट। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन कीजिएगा, अगला अंतिम नहीं है, इसके बाद और भी एक क्वेश्चन रखा है मैंने। एक क्वेश्चन देखिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है। जो 19वीं सेंचुरी के अंदर बॉम्बे की त्रिमूर्ति हैं, त्रिमूर्ति में किसको किसको माना जाता है? त्रिमूर्ति के अंदर माना जाता है दादाभाई नौरोजी को, जगन्नाथ शंकर सेठ को माना जाता है, भाऊ दाजी लाट को माना जाता है, फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आरजी अगरकर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो जो बॉम्बे की त्रिमूर्ति हैं उसमें किसको माना जाता है? प्रतीक कह रहे हैं बी वाला है, विकास बी है, मुकेश बी के साथ में है, आशुतोष भी बी के साथ हैं, विवेक भी बी के साथ हैं, निधि बी के साथ हैं। जितने बच्चे भी हैं सब ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बी के साथ में हैं, पलक भी बी के साथ हैं। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, बॉम्बे अगर त्रिमूर्ति की बात करेंगे तो फिरोज शाह मेहता की फोटो याद है ना? फिरोज शाह मेहता,
उसके बाद में त्रियंबक जी, है ना, उसके बाद में बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये 20 का जवाब होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी जब अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, ये सब कहाँ के हैं? सब बंगाली हैं। ठीक बात है, याद रखिएगा। एक बात और बताइएगा, अंतिम क्वेश्चन बताइएगा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। 1880 के दशक तक आते आते बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने पुरानी बॉम्बे एसोसिएशन का स्थान ले लिया था। ठीक है, 1880 के दशक तक आते आते बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने पुरानी बॉम्बे एसोसिएशन का स्थान ले लिया था। कारण, बॉम्बे एसोसिएशन में रूढ़िवादी व्यापारी और जमींदारों का प्रभाव था, जो अंग्रेजों के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक रूप या रुख अपनाने में हिचकिचाते थे, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का नेतृत्व आधुनिक शिक्षित वर्ग वकीलों के हाथ में था। क्या स्टेटमेंट सही है? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ध्यान रखिएगा। और ए गलत है किंतु आर सही है। क्या आपके हिसाब से हो सकता है? ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, पूरी कहानी समझी होगी, फटाफट जवाब दे दोगे। कहानी समझी होगी, फटाफट जवाब दोगे। मुकेश ए कह रहे हो, प्रतीक ए कह रहे हो, विवेक ए कह रहे हो, विकास ए कह रहे हो, निधि भी ए कह रही है, पलक बी कह रही है। पलक बेटा तुम बी कह रही हो। अच्छा, तुम्हारा आंसर बाकी लोगों से काफी अलग हो गया है। विवेक तुम्हारा डी आंसर है। अच्छा, तुम्हारा भी आंसर डी है। शिवम भी डी बी दिए। हिरेन ए कह रहे हैं। अच्छा, लेट्स सी। नीलम डी कह रही हैं। अच्छा, ये हुआ क्या है बताए मुझे, हुआ क्या है मैं बताता हूँ। आपने क्या गड़बड़ की, इसका राइट आंसर होगा ए वाला होगा। यहाँ पे साल नहीं मेंशन किया बेटा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 1880 के दशक में, 1880 का दशक इन्होंने किस रूप में माना है? 1880 का दशक कहते नहीं है, दशक की बात की है। इन्होंने साल मेंशन नहीं किया है, इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना को दशक के रूप में कंसीडर कर लिया है उस सेंचुरी में। तो 1880s की बात आते आते, तो भारत में 1880s तक आते आते हमें ये संस्था देखने को मिलती है, इसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसने पुरानी एसोसिएशन का स्थान ले लिया था। और ये स्थान इसलिए लिया था क्योंकि जो पुरानी संस्था है बॉम्बे एसोसिएशन, जो बड़े बड़े व्यापारी जमींदारों की संस्था है, वो सरकार से सीधा भिड़ना नहीं चाहती थी। उनसे भिड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो नए लोग आए थे, उन नए लोगों को समझ में आ गया था कि उस पुरानी संस्था के साथ में काम करने वाला नहीं है, इसलिए इन्होंने रास्ते अपने अलग कर लिए थे, अपनी संस्था अलग बना ली थी। इसका मतलब क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब आपका ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, यूट्यूब वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे यूट्यूब पीडीएफ लिखा हुआ है, उस यूट्यूब पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो क्लासेस की टाइमिंग है उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है, एक बात को समझिएगा। मैं थोड़ी सी ब्लैंक शीट कहीं मिल जाए हमको, यहाँ मिल जाती है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, इसी पेज के ऊपर, ये वाले पेज पे समझा देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि थोड़ी टाइमिंग में अंतर है। ठीक है, टाइमिंग में क्या अंतर है? हमारा जो यूट्यूब वाला क्लास है, कौन सा क्लास है? यूट्यूब वाला क्लास। यूट्यूब वाले क्लास में चेंज ये है कि अभी तक जो बौद्धिक डकैती चल रही है, अब बौद्धिक डकैती में पहले हम दोनों आते थे, शशांक सर भी आते थे और मैं भी आता था। पर क्या होता है ना कि कंटेंट को हम लोग को ज़्यादा देना है और अच्छे तरीके से देना है, तो अब हम लोग जो है वो आपको अलग-अलग समय पे मिलेंगे। जैसे शशांक सर जो है वो 10 AM पर आएँगे आपके बीच में, ठीक है? यूट्यूब पे एक नई सीरीज़ लेकर आएँगे शशांक सर। शशांक सर कितने बजे आएँगे आपके बीच में? कमेंट करके बताइए, शशांक सर आपके बीच में कितने बजे आएँगे? कमेंट आप करेंगे। ठीक बात है, शशांक सर कितने बजे आएँगे आप बताएँगे, और वो क्या पढ़ाएँगे उस सीरीज़ के अंदर? एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक बात है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद में शाम को 4 बजे 4 पीएम पे ये जो टाइम स्लॉट है, ये स्लॉट मेरा होने वाला, हाँ, बौद्धिक डकैती वाला, बौद्धिक डकैती वाला। और 4 पीएम की बात करोगे तो 4 पीएम के अंदर जो है 4 पीएम पे
मैं आऊँगा। समझ में आ रहा है? मैं आऊँगा, ठीक है? और मैं जो सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, वो कौन-सी लेकर आ रहा हूँ? मैं लेकर आ रहा हूँ भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लेकर आ रहा हूँ। क्या-क्या लेकर आ रहा हूँ भारत में? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या संविधान का विकास। 2 सीरीज़ चलने वाली हैं। 4 पीएम पे कौन रहेंगे? 4 पीएम पे मैं रहूँगा और 10 एएम पे शशांक सर रहेंगे। शशांक सर जो हैं वो आईएनसी लेके चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेके चलेंगे और 4 बजे मैं आपको मिलूँगा जहाँ पे मैं भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाऊँगा। और संवैधानिक विकास हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, दोनों मुद्दों को इतना ही डिटेल में बताया जाएगा कि आपकी एक-एक परत समझ में आ जाए। जो इंस्टीट्यूशंस अभी तक आपके लिए केवल शब्द होते थे, वो इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या-क्या है, किन-किन मुद्दों को उठाया गया, उसका क्या कनेक्शन है, उस सारे मुद्दों को बिंदास होके पढ़ाया जाएगा, ठीक है? बिटिया अभी देखो क्लासेस का टाइमिंग का ऊपर-नीचे रहता है और दूसरी बात ये है कि जो हमारी पेड बैचेस हैं, अब पेड बैचेस जो हैं वो हमारे केवल एप्लीकेशन पे चलेंगे क्योंकि हमारा ये जो कोर्स चल रहा है आर्ट एंड कल्चर वर्ड हिस्ट्री का जिसका प्राइस है ₹1000 है, जिसके अंदर हम वर्ड हिस्ट्री पूरी देंगे, आर्ट एंड कल्चर पूरी देंगे जो कि 18 अगस्त से शुरू हो चुका है ना? ये हमारे अब केवल एप्लीकेशन पे चलेगा, इसकी टाइमिंग में थोड़ा अंतर है। जो आर्ट एंड कल्चर का टाइमिंग है वो एज़ इट इज़ है। 8 बजे से लेकर साढ़े 9 बजे तक, है ना? आर्ट एंड कल्चर अपने समय पे चलेगा, लेकिन जो वर्ड हिस्ट्री का टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है। वर्ड हिस्ट्री का टाइमिंग अब 10 बजे से साढ़े 11 बजे तक नहीं है, बल्कि साढ़े 11 बजे से लेकर 1 पीएम तक है, 1 पीएम तक है। ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? 1 पीएम तक है। सर, हैव ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम बीन कंप्लीटेड नाउ? यस, जितनी भी संस्थाएं हैं हिरेन, कांग्रेस से पहले जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो बॉम्बे के अंदर हो, चाहे वो मद्रास के अंदर हो, चाहे वो आपके बंगाल के अंदर हो, हमने सारी की सारी संस्थाएं कवर की हैं। अगर आपको हिरेन याद होगा कि बॉम्बे के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं कवर की हैं, आपको याद है 1836 के अंदर 1836 बंग भाषा प्रकाशिका सभा, 1838 लैंड होल्डर सोसाइटी जिसको हम जमींदारी एसोसिएशन कहते हैं। फिर जमींदारी एसोसिएशन के लोगों ने लंदन में एक संस्था को बनाने में मदद की है जो 1839 में बनी थी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉन एडम्स में। फिर उसके बाद में 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। आज आगे जाके जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिलाकर एक नई संस्था बन जाती है, दैट इज ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एसोसिएशन 1851। उसके बाद में आपको याद होगा इंडियन लीग के बाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जिसको हम इंडियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। वो सारी की सारी संस्थाएं हमने कवर की। उसके बाद हमने कल मद्रास कवर किया है जिसके अंदर हमने पहले मद्रास नेटिव सोसाइटी 1852 वाली और फिर मद्रास महाजन सभा 1884 वाली हमने कवर की। उसके बाद आज बॉम्बे वाले के अंदर हमने तीनों की तीनों संस्थाएं कवर की हैं, जो आपकी तीनों की तीनों, इसके अलावा कोई और संस्था बड़ी नहीं है। एक है आपकी बॉम्बे एसोसिएशन, वो कंप्लीट की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कैसे बॉम्बे से कनेक्टेड है और कैसे इसकी ब्रांच है वो पूरा कंप्लीट किया। इसके बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एक भी संस्था हमने छोड़ी नहीं है। अगर हमने स्टार्ट किया है तो आपको ये संस्था क्यों बनी, कैसे बनी, क्या रोल है, कहाँ-कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, वो सब कुछ हमने सीरीज के अंदर कंप्लीट किया है। अभी जब सीरीज खत्म हो जा रही है तो हम लोग एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं और वो है भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा, जो कि 4 बजे से मैं लेकर आऊंगा और सुबह 10 बजे से शशांक सर आपको वहां पे पढ़ाएंगे, जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरा इतिहास बताएंगे, एक-एक चीज बताएंगे जो शायद आपको बातें अभी तक नहीं पता होंगी। बात समझ में आ रहा है? और ध्यान रखिएगा ये हमारा पेड बैच का क्लासेस है। आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर ऐसी-ऐसी बातें बताएंगे, ऐसे-ऐसे इमेजेस दिखाएंगे जो आपने शायद अभी तक देखी ही नहीं है। आज मैं सुबह पढ़ा रहा था आर्ट एंड कल्चर के अंदर अजंता की बहुत सारी पेंटिंग्स, उसके अंदर मैंने आपको एक शानदार पेंटिंग दिखाई जहाँ पे बुद्ध जब अपने घर वापस लौटते हैं, कपिलवस्तु मतलब ज्ञान हासिल करने के बाद, उसकी शानदार पेंटिंग, उसके पीछे का मतलब है। उसके बाद वे कैसे वो जब अपने कपिलवस्तु से जाते हैं, तो कपिलवस्तु से जाने के बाद में उनके जो भाई हैं नंद हैं, वो भी सन्यासी बनना चाहते हैं जिसकी वजह से उनकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाती हैं। तो डाइंग प्रिंसेस की कहानी है वो भी मैंने दिखाई है। तो मतलब आपको ऐसी-ऐसी कहानियाँ बताऊँगा, ऐसे-ऐसे इमेजेस दिखाऊँगा, ऐसे-ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि आपका आर्ट एंड कल्चर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्ज़ाम क्लियर करना है, बेहतरीन तरीके से नंबर लाना है तो आपको हम लोग के साथ पढ़ना होगा। आप हमसे पेड बैच भी पढ़ सकते हो, फ्री बैच भी पढ़ सकते हो। पेड बैच के अंदर हर कंटेंट को बहुत सिस्टमैटिक वे में
नोट्स के साथ हर चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मंडे को मिलेंगे। मंडे को 8 से लेकर साढ़े 9 बजे तक आर्ट एंड कल्चर एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी, जिसको मैं लूँगा। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शशांक सर रहेंगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूरी एक-एक चीज़ बताएँगे। उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक फिर शशांक सर जो हैं वर्ड हिस्ट्री पढ़ाएँगे। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं पढ़ाऊँगा, जहाँ पे मैं आपको भारत के संवैधानिक विकास का 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक के सारे एक्ट पढ़ाऊँगा, एक भी एक्ट नहीं छोड़ूँगा। उससे क्वेश्चन करवाऊँगा, उसके डेटा बताऊँगा, उसकी सारी थीम बताऊँगा, वो सब कुछ इस चैनल पे होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा, ठीक है? शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट होता है तो ये शशांक सर का नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करने से बचिएगा, कॉल करने से क्योंकि रिवर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने दोस्तों को भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आइएगा, है ना? उनको भी जॉइन कराइए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का शानदार बैचेज़ चल रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।